तो पहला प्रश्न है द मॉलिक्यूल व्हिच ऑन मोनोप्रोटोनेशन गिव्स होमो एरोमेटिक कैटायन इज, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए डायोट्रोपिक यौगिक है जिसमें एक या एक से अधिक sp3 संकरित कार्बन होता है, ठीक। और ये होमो एरोमेटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है। इस यौगिक के एरोमेटिक गुण को एरोमेटिसिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है द एरोमेटिक स्पीसीज इज, तो आपको बताना है कि एक एरोमेटिक सिस्टम है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। ठीक, हाकल नियम के अनुसार एरोमेटिक यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि निर्बाध पाई इलेक्ट्रॉन बादल बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है द एंटी एरोमेटिक सिस्टम इज, तो आपको बताना है एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन सी। चूँकि ये साइक्लोब्यूटाडीन एक एंटी एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण है और इसमें यह प्लेनर चक्रीय माना जाता है। इसमें संयुग्मित 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो हकल्स रूल। 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा यौगिक हकल के नियम का अनुपालन नहीं करता। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। यहाँ देखिए पैराबेंजोक्विनोन ये हकल नियम का पालन नहीं करता क्योंकि इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि फेनेंथ्रीन, पिरिडीन तथा साइक्लोपेंटाडाइनिन ऋणायन हकल नियम का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है इन व्हिच कंपाउंड देयर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको बताना कि इस यौगिक में 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पायरोल, दूसरा है फ्यूरान, तीसरा है थायोफिन, चौथा है नेफ्थलीन। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, नेफ्थलीन। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। पहला है साइक्लोहेक्सेन, दूसरा है साइक्लोब्यूटेन, फिर पायरोल और ब्यूटाडाइन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये हकल रूल का पालन करता है। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विषम चक्रीय यौगिक एरोमेटिक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरान और पिपरिडीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। चूँकि देखिए पिपरिडीन एरोमेटिक यौगिक नहीं है क्योंकि यह हकल रूल का पालन नहीं करता और रेजोनेंस में भी भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन फेनेंथ्रीन, तो बताना है आपको फेनेंथ्रीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 6, 12, 14, 18। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी 14। क्योंकि देखिए फेनेंथ्रीन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक, जो कि हकल नियम 4n+2 पाई के अकॉर्डिंग है। अगला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विल बी इन ऑर्डर, अर्थात निम्नलिखित एल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ये 4 एल्कोहल हैं और उनका 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑर्डर, इस चारों में से एक करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन सी। चूँकि यहाँ देखिए एल्कोहलों का निर्जलीकरण उनके कार्बोकेटायन पर निर्भर करता है और इस तरह से एल्काइल कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा प्रबल होगा, फिर विनाइलिक कार्बोकेटायन, फिर फेनिल कार्बोकेटायन होगा, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, अर्थात निम्न में कौन एरोमेटिक यौगिक है। तो 4 ऑप्शन इधर हैं।
एक्स वाई जेड, ये 3 कंपाउंड दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, एक्स और वाई एरोमेटिक है। ठीक, ये हकल रूल का पालन करते हैं। अगला है प्योर एनिलीन इज, अर्थात शुद्ध एनिलीन है। 4 ऑप्शन है। पहला है ब्राउन कलर लिक्विड, फिर है कलरलेस सॉलिड, फिर कलरलेस लिक्विड, फिर है ब्राउन कलर सॉलिड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, कलरलेस लिक्विड। शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव होता है जो ऑक्सीकरण की वजह से भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगला है मोस्ट एसिडिक इज, अर्थात सबसे ज़्यादा अम्लीय है। तो 4 ऑप्शन है। पहला फिनॉल, फिर है आर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, फिनॉल। यहाँ फिनॉल ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि ये अनुनाद में भाग लेता है, जबकि क्रिसोल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पाया जाता है, जिसकी वजह से यह कम अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा फिनॉक्साइड आयन के ऋणायन का अस्थायीकरण फिनॉक्साइड आयन की प्रबलता से अस्थायीकृत करता है, जिसके कारण फिनॉल ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है विच इज द मोस्ट बेसिक स्पीसीज एमंग द फॉलोइंग। पूछ रहा है निम्न में से कौन सबसे अधिक क्षारीय है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 कंपाउंड है 4 ऑप्शनों में, तो आपको बताना है सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं होगा। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कंपैरेटिवली मोर एरोमेटिक। तो आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा तुलना में ज़्यादा एरोमेटिक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला फ्यूरान, पायरोल, थायोपीन और साइक्लोब्यूटीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी। चूँकि देखिए अन्य की तुलना में थायोपीन में रेजोनेंस अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यहाँ देखिए सल्फर ऑक्सीजन कम विद्युत ऋणात्मक है, जिसके कारण इनके एकांकी इलेक्ट्रॉनियम रिंग में अधिक डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं। अगला है द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू। बताना है फिनॉल की अम्लता का कारण है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। बेंजीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस, स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स एनायन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी। तो फिनॉल की अम्लीयता इसके ऋणायनों के रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण होती है। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जस्टिफाइज दैट नेफ्थलीन इज लेस एरोमेटिक दैन बेंजीन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि नेफ्थलीन बेंजीन की तुलना में कम एरोमेटिक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चूँकि देखिए नेफ्थलीन बेंजीन की तुलना में कम एरोमेटिक होता है क्योंकि नेफ्थलीन में अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन है। मतलब नेफ्थलीन एक अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन है। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट बेसिक, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिक क्षारीय है। तो ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिक क्षारीय है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी। ठीक, क्योंकि अन्य सभी यौगिकों में नाइट्रोजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो रेजोनेंस में भाग लेते हैं, जबकि इसके नहीं। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो एरोमेटिक कैरेक्टर। तो आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन एरोमेटिक लक्षण नहीं प्रदर्शित करता है। ये 4 ऑप्शन है। चारों में आपको बताना है कौन सा एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए यह एक प्रकार का चक्रीय कार्बनिक यौगिक है और इसमें न कि कोई एरोमेटिक यौगिक, क्योंकि एरोमेटिक यौगिक में कार्बन की चक्रीय श्रृंखला में 3 डबल बॉन्ड होता है।
जबकि इस यौगिक में आप देख सकते हैं कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है पायरोल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज बिकॉज, अर्थात पायरोल क्षारीय गुण धर्म नहीं प्रदर्शित करता क्योंकि। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चारों में कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए पायरोल की संरचना में कार्बन परमाणु से जुड़े नाइट्रोजन परमाणु जो जुड़ा होता है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण पायरोल में क्षारीय गुण का अभाव होता है। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। यहाँ देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए वह चक्रीय यौगिक जो रासायनिक बिहेव में बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों को बेंजीनोइड तथा नॉन बेंजीनोइड 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। बेंजीनोइड यौगिक में कम से कम एक बेंजीन रिंग अवश्य उपस्थित होता है, जबकि नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होता, फिर भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है बेंजीन से समानता प्रदर्शित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर पिपरीडीन ले लो, फ्यूरान हो गया, पायरोल हो गया, थायोल हो गया आदि। अगला है व्हिच कंपाउंड्स हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इट्स नाइट्रोजन एटम, अर्थात किस यौगिक के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए एकांकी युग्म का 1 और 3 में डिलोकलाइजेशन होता है, अर्थात स्थानांतरण होता है, जहाँ एकांकी युग्म का स्थानांतरण 2 में नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए नाइट्रोजन परमाणु पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है यहाँ पर। अगला है अरेंज द गिवन फिनोल देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो आपको पूछ रहा है दिए गए फिनोलों को उनकी अम्लता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनके करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। ठीक, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह फिनोल के अम्लीय प्रबलता क्रम को बढ़ाता है। इस तरीके से हाइड्रोजनों की बात करें तो सबसे स्ट्रांग फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द लीस्ट रिएक्टिव क्लोरीन एटम। तो आपको बताना है निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें क्लोरीन परमाणु की क्रियाशीलता न्यूनतम है। यहाँ देखिए 4 विकल्प आपको दिए जा रहे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए कार्बन और क्लोरीन परमाणु के बीच जो एक क्लोरोबेंजीन का आंशिक डबल बॉन्ड है, ये सबसे कम क्रियाशील परमाणु है। ठीक, तो इस तरह से ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल, मतलब निम्नलिखित एल्कोहलों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 4 एल्कोहल दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन में। तो आपको बताना है इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड से इनकी क्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता का घटता क्रम कौन सा है। ठीक, तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थ्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर पहला, फिर फोर्थ और फिर सेकेंड होगा। ठीक, अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ आपको दिए जा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें?
कौन सा होगा? ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए इसमें ये एक एरोमेटिक यौगिक नहीं है, क्योंकि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल का पालन नहीं करता और ये गैर समतलीय वलय में विस्थापित दिखता है। ठीक। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इज पॉसिबल। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से डी ऑर्बिटल रेजोनेंस पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए इसमें कक्षीय रेजोनेंस संभव है, क्योंकि इसमें निगेटिव आवेश चार्ज जो है रिक्त डी ऑर्बिटल में चला जाता है और ये इसके स्थायित्व को बढ़ा देता है। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन ऑक्सीजन खिंचाव को प्रभावित करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉन्जुगेशन, रिंग साइज और अल्फा सब्स्टिट्यूशन और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चूँकि देखिए यहाँ पर कंजुगेशन और इसमें वलय का आकार, अल्फा प्रतिस्थापन और कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग ये सभी प्रभावित होते हैं। ये सभी जो है कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेजोनेंस। तो आपको रेजोनेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए आपको 3 कथन मिल रहे हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड है ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। और थर्ड स्टेटमेंट है रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल देन द कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, चूँकि देखिए रेजोनेंस के लिए जो शर्तें होती हैं ये पहले होता है कि ये विभिन्न रेजोनेंस संरचनाओं में विभिन्न परमाणुओं की स्थिति लगभग समान रहनी चाहिए, केवल उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन होना चाहिए। सेकंड शर्त जो है वो सब होना चाहिए कि सभी कैनोनिकल सूत्रों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। और थर्ड है सभी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन जो है वो है कि बंध कोण और बंध लंबाई भी सभी सूत्रों को लगभग बराबर होनी चाहिए। बंध कोण और बंध लंबाई जो है सभी सूत्रों की लगभग बराबर होनी चाहिए। 4 शर्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज। तो आपको बताना है सबसे अधिक अस्थायी कार्बोकैटायन है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए ट्रोपिलियम धनायन जो है ये एक एरोमेटिक यौगिक है और ये हकल रूल को फॉलो करता है। ठीक। अगला जो ऑप्शन अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक एरोमेटिक है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए हकल नियम के अनुसार एक एरोमेटिक यौगिक में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जो कि ये इसका पालन करता है। अगला प्रश्न है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज हाइड्रोलाइसिस मोस्ट रेडली। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे आसानी से जल अपघटित होता है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं,
4 ऑप्शन और तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। यहाँ जो ऑप्शन ए, बी और सी है इसमें इनके आयनों में, अणुओं और आयनों में 4 पाई एन इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये तीनों एंटी एरोमेटिक हैं। जबकि ऑप्शन डी जो है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करता है कम्प्लीटली। इसमें तलीय एक चक्रीय संयुग्म तंत्र पाया जाता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसमें विस्थापित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से ये एरोमेटिक है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए रिजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी एंड एप्लीकेशंस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसके बाद हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।